बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आपको बताएंगे। शुरुआत विधानसभा से जुड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद 3,807 करोड़ 46 लाख का अनुपूरक बजट पास किया गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार को घेरा। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने विभागों की 30% बजट कटौती की, तो अनुपूरक बजट की जरूरत क्यों थी? राज्य सरकार वेंटिलेटर के बाद अब कोमा में चली गई है। 1.5 साल में सरकार ने 24,000 करोड़ का कर्ज लिया है। इनका कार्यकाल पूरा होते होते 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होगा। ब्याज के रूप में ही सरकार सालाना 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान देगी। रमन सिंह ने कहा कि सरकार की आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल बाद जब हम सरकार में आए तो 41,000 करोड़ का कर्ज हम पर छोड़ा गया। आप हमसे सवाल पूछेंगे, आपने 2100 समर्थन मूल्य नहीं दिया, 300 रुपए का बोनस नहीं दिया। हम किश्त में देंगे, पूरा देंगे, हर हाल में देंगे, मगर किसानों को फांसी पर लटकने नहीं देंगे। आपने स्काई वॉक नया रायपुर बनाने के लिए कर्ज दिया था। आपकी नजर में सड़क बिल्डिंग विकास है, हमारी नजर में आदिवासी किसान महिलाएं हैं। तो इस वक्त एक तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह के सवाल थे, दूसरी तरफ भूपेश बघेल का जवाब था। और जिस अंदाज में सवाल पूछे गए थे, तीखे अंदाज में, उसी तीखे अंदाज में जवाब भी दिया गया है भूपेश बघेल की तरफ से। और जो पुरानी सरकार थी उसके बारे में भी बता दिया कि आप कितना कर्जा छोड़कर गए थे। आपने स्काई वॉक जैसी चीजों का निर्माण में पैसा लगाया, जिस पर अब ये चर्चा हो रही है कि इसको आगे बनाया जाए, तोड़ा जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज सदन के अंदर चर्चा का विषय बनी रही। और हमारे ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। देवेश, सबसे पहले आज की जो सदन की कार्यवाही रही, पूरा कामकाज बताइए कि आज क्या कामकाज हुआ है सदन के अंदर, और उसके बाद जो सियासत हो रही है उस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से जवाब मिले रमन सिंह को, क्योंकि जिस तरीके से तीखे सवाल उन्होंने पूछे उसी अंदाज में जवाब भी मिला है उन्हें। देखिए, सदन की शुरुआत में प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल में शराब को लेकर के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने आज सवाल लगाया था। क्योंकि आज आबकारी विभाग के मंत्री के जवाब देने का दिन था, इस लिहाज से शराब की अवैध बिक्री, शराब की ओवर रेट, इन तमाम बातों पर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। ध्यानाकर्षण के जरिए बहुत सारे मुद्दे उठे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था अनुपूरक बजट। क्योंकि अनुपूरक बजट एक ऐसा अवसर होता है जब नेताओं को दिल खोलकर अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। वो सरकार के किसी भी हिस्से में, किसी भी विभाग के बारे में जो बातें विपक्ष के नेता कहना चाहते हैं, उन तमाम बातों को वो कह पाते हैं। तो इस लिहाज से 38,007 करोड़ 46 लाख रुपए के लगभग का ये जो प्रथम अनुपूरक बजट है भूपेश बघेल सरकार का, तो दूसरे सरकार के दूसरे साल का जो बजट है उसमें यह अनुपूरक शामिल हो गया है। तो इस पूरे अनुपूरक बजट के भाषण के दौरान विपक्ष के नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर, प्रदेश में बेरोजगारों के मुद्दे पर, इसके अलावा प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए। जैसे धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में धान का रकबा कम कर लिया गया, 15 क्विंटल धान प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार खरीद रही है। यह भी कहा गया कि अगर लोन लेकर ही किसानों को राजीव गांधी किसान योजना का लाभ देना है तो सरकार क्यों नहीं एक बार में पूरा लोन लेकर के पूरे साल भर का पैसा, यानी कि जो 1,800 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये के बीच का डिफरेंस अमाउंट है, वो किसानों को क्यों नहीं दे देती। रमन सिंह ने इस बात को कहा कि FRBM एक्ट के तहत प्रदेश को कितना कर्ज लेने का अधिकार है, कितना कर्ज सरकार ने लिया है, और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ाया हुआ है। इन तमाम बातों के बारे में विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा, जिनमें प्रमुख रूप से अजय चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी बातें कही। तो जब सरकार के जवाब देने की बारी आई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न सिर्फ कोरोना काल में क्या क्या कामकाज उन्होंने किए हैं उसके बारे में बताया, बल्कि प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में चाहे कर्ज लेकर देना पड़े या किसी हाल में देना पड़े, प्रदेश के किसानों को सरकार जो है 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पूरे 5 साल देगी। जब तक उनकी सरकार रहेगी तब तक किसानों को 2,500 रुपये मिलेगा। तो ये उस सवाल के जवाब में था जिसमें ये कहा जा रहा था कि सरकार पैसे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। इसके अलावा वित्तीय प्रबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि 41,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो पूर्ववर्ती सरकार ने चढ़ाया हुआ है, जिसमें स्काई वॉक जैसे काम होते थे, ग्रामीण पंचायतों के जो पैसे हैं उस पैसे का उपयोग जो है टावर लगाने के लिए, मोबाइल टावर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
तो एक एक करके जितने विपक्ष के सवाल थे उन तमाम सवालों पर मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से बातें कही। साथ में उन्होंने जो कोविड काल के दौरान प्रदेश के जो सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने सड़क पर उतर कर अन्य राज्यों के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, जो मजदूर यहाँ से पास ऑन हो रहे थे, उन तमाम लोगों की जो सेवा की, उस योजना सेवा की उन्होंने तारीफ की और यह बताया कि कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार की नीतियाँ क्या रही और राज्य सरकार की नीतियाँ क्या रही, इसका उन्होंने तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके अपनी बात को कहा। मुख्य रूप से बात यह रही कि कोविड काल के दौरान प्रदेश में कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिनको सुचारू रखा गया, जिसमें खनिज निकाला जाना, प्रदेश में कोयला निकाला जाता रहा, आयरन ओर निकाला जाता रहा। उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस दौर में छत्तीसगढ़ में जो स्टील सेक्टर है वो उसने कैसे ग्रोथ किया, कोयले की कमी जो है बिजली वाले उद्योगों को नहीं की गई, इस बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। साथ में जो जिन छोटे छोटे सेक्टर जहाँ पर पैसे डालने की जरूरत महसूस होती है, चाहे वो तेंदुपत्ता के श्रमिक हों या फिर महुआ की कीमत को लेकर उन्होंने कहा कि पहले सरकार में उनको 2 रुपये किलो में तेंदुपत्ता खरीदा जाता था, उनकी सरकार ने उसको 31 रुपये किलो में तेंदुपत्ता की जो महुआ है उसकी खरीदी की है। तो उसकी वजह से जो वनोपज हैं, 31 प्रकार के वनोपज, उनको खरीदने का काम हुआ है, जिससे जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं उनके जेब में पैसा हुआ है। साथ में गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इन तमाम योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। तो कुल मिलाकर आज का पूरा दिन जो है वो अनुपूरक बजट पर समर्पित रहा और अनुपूरक बजट पर तमाम नेताओं को जो अपनी ओर से बातें कहनी थी उन बातों को उन्होंने कहा। कई नेताओं ने बहुत सुझाव भी दिए विधानसभा के भीतर। सौरभ सिंह अगलतरा के एमएलए हैं, उन्होंने मत्स्य पालन को लेकर छत्तीसगढ़ में संभावनाओं के लिहाज से अपनी बातें कही। उसी तरह से कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने यह बताया कि इस कोविड काल के दौरान प्रदेश ने कैसे अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित रखा और जो आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से करना है, इन तमाम बातों के बारे में अगर देवेश हम अनुपूरक बजट की बात करें तो कौन सी योजनाओं में सरकार सबसे ज्यादा खर्च करने वाली है, अलॉटमेंट किस तरीके से हुआ इसका? देखिए, जो नई योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इन तमाम बातों का जिक्र जो है उस जो अनुपूरक बजट है उसमें किया गया है। साथ में एक पॉलिटिकल बात मैं आपको बताता हूँ, मरवाही को लेकर काफ़ी कुछ इसमें है। मरवाही में अलग अलग घोषणाएं जो अब तक की गई हैं, उन तमाम बातों के लिए जो अनुमति लेनी पड़ती है विधानसभा में बजट पास करके जो घोषणाएं आप करते हैं, तो उनका जिक्र वहाँ पर किया गया है। कई कॉलेजेस हैं जहाँ पर कॉलेज के भवन निर्माण के काम होने हैं, उन बातों का अनुपूरक बजट में जिक्र किया गया है। अनुपूरक बजट में जो पहले से चल रही स्कीम्स हैं जिनमें और पैसे दिए जाने की ज़रूरत है, कोविड काल के दौरान लोगों की सहायता करने के लिए और कैसे बेहतर हो सकता है, इन तमाम चीज़ों में पैसे डाले गए हैं। और अनुपूरक बजट के बिल्कुल ये अनुपूरक बजट आ गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो देवेश बता रहे थे कि मरवाही पर जहां पर उपचुनाव होना है, जो योजनाओं की घोषणा की है सरकार ने, उसके लिए भी बाकायदा फंड इसमें रखा गया है ताकि वो कामकाज हो सके और इसका फायदा उपचुनाव में कुछ हद तक मिल जाएगा सरकार को। शुक्रिया आपका देवेश, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में प्रवासी श्रमिकों की वापसी और शराब बिक्री का मुद्दा गूंजा। विधायक धनेन्द्र साहू ने कोरोना काल के दौरान श्रमिकों की वापसी को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि कितने मजदूर लौटे हैं, जिसके जवाब में मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि 6,37,000 मजदूर वापस लौटे हैं। इनकी वापसी पर 14 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च हुई है और 95,962 श्रमिकों को रोजगार मुहैया करा दिया गया है। इसके अलावा विधायक अजय चंद्राकर ने शराब बिक्री का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से शराब बिक्री और उससे होने वाली कमाई के आंकड़े मांगे। इस मामले में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया। सदन में आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराब के ज्यादा कीमत पर बेचे जाने की शिकायत पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि जांच के बाद 700 लोगों को निकाला गया और 28 लाख रुपए की वसूली की गई। विपक्ष ने सवाल किया कि आज तक किसी प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं की गई, जिस पर सरकार की ओर से कहा गया कि यदि प्लेसमेंट एजेंसी ज्यादा गड़बड़ी करती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आपके जो एजेंसी है वो प्लेसमेंट एजेंसी है, ये कर्मचारी आपके नहीं है, ये कर्मचारी उनके हैं। आपने इनको नौकरी से निकाल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो ये आधार बनाया कि जैसे बेमेतरा में 1 लाख का है तो कहीं 10,000 का है, कहीं 1,000 का है, जो शास्ति लगाई गई है, इसका कोई आधार है, कोई मापदंड है कि किस आधार पर उसको कैसे लगाई जाती है? तो इसका थोड़ा सा मंत्री जी बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा है, मैं उसको सम्मान करता हूं। आपने शिकायत किया था, हम लोग उसके आधार पर जांच किया, 700 आदमी को निकल दिया गया है, पैसा भी 28 लाख रुपया लगभग वसूल किया गया है। समय समय पर जहां भी शिकायत आता है, जहां भी गड़बड़ होता है, उसको जांच करता है, कार्रवाई
किया जाता है शासन द्वारा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है, एनएमडीसी द्वारा लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बस्तर स्थित निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का निर्माण संभावित है। केंद्र सरकार बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी लोगों के हाथों में बेचने की तैयारी में है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लांट का निजीकरण किया जाए। वहीं जेईई और नीट परीक्षा का स्थगित करवाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कल प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों के सरकारी दफ्तरों के बाहर एक दिन का यह प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी नाम से राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान भी चलाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जेईई और नीट परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व बीजेपी विधायक श्रीचंद सुंदरानी को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिली है। सुंदरानी को रायपुर शहर जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने यह नियुक्ति की है। नए जिले की अध्यक्ष पद की दौड़ में संजय श्रीवास्तव भी थे शामिल और अब यह जिम्मेदारी सुंदरानी को मिली है, जो पिछले दिनों कुछ चर्चा में भी आए थे अपनी बात रखने को लेकर। पूर्व बीजेपी विधायक श्रीचंद सुंदरानी को अब संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई है। सुंदरानी को रायपुर शहर जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने यह नियुक्ति की है। इसके अलावा संजय श्रीवास्तव भी इस दौड़ में शामिल बताए जा रहे थे, लेकिन संगठन ने विश्वास सुंदरानी पर जताया है और अब रायपुर में उन पर जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से वो संगठन को मजबूत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। दिसंबर में भूपेश सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में अपने 2 साल के कामकाज को कांग्रेस संगठन जन जन तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है। संगठन कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग तय कर चुका है। संगठन के मुताबिक नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। ये प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों से जुड़ी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से ये बड़ा वोट बैंक भी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस संगठन सरकार के कामकाज के प्रचार के लिए परंपरागत और आधुनिक दोनों तरीकों का उपयोग करेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं की ब्रांडिंग की जिम्मेदारी कांग्रेस आईटी सेल को दी जाएगी। इसके साथ ही सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की वर्चुअल सभा भी कराई जा सकती है। वहीं बेमेतरा के कुर्रा गांव की गौठान में 2 गायों की मौत पर पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नरवा, गुरवा, घुरवा और बारी योजना को जुमला बताया। उन्होंने कहा कि भूख प्यास से गायों की मौत समझ से परे है, क्योंकि सरकार की तरफ से चारा पानी दिया जा रहा है, रहने को गौठान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नवागढ़ क्षेत्र में गौ तस्कर सक्रिय हैं, जिनके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। ये मवेशियों को भरकर कत्ल खाने ले जाते हैं। दयाल दास बघेल ने मामले की नवागढ़ एसडीएम ज्योति सिंह से जांच कराने की मांग की है। गौ को किया जा रहा है, जैसे यहाँ से कहाँ का कनेक्शन है, जिसमें कहाँ कश्मीर कहाँ के लोग उसमें संलग्न हैं और यहाँ से सप्लाई हो करके गौ माता को कत्ल खाना भेजा जा रहा है। इसके ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, गंभीर मुद्दा है। वहीं जशपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसीलदार कमलेश मिरी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अनुज गुप्ता नाम के व्यक्ति से जमीन के नामांतरण और ऋण पुस्तिका के लिए तहसीलदार ने 3 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत अनुज ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की। जिसके बाद जाल बिछाकर 50,000 की पहली किस्त देना तय किया गया। पैसे गिनते हुए तहसीलदार को टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तहसीलदार साहब मुझे बुला के 3 लाख रुपए का डिमांड किया, तो मैं बोला सर नामांतरण में 3 लाख रुपए उचित नहीं है। फिर भी वो इतना दबाव डालने लगे कि 2.5 लाख रुपया में मुझे करना पड़ा सौदा। मैं एससीबी को फिर संपर्क किया, उनके माध्यम से आज पहला किस्त 50,000 रुपये दे के मैंने एससीबी से रेड करवाया।
रायपुर में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन अब मास्क नहीं पहनने पर लोगों को पेट्रोल, डीजल और राशन नहीं मिलेगा। रायपुर कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मास्क पहनने के बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और जो भी मास्क नहीं पहन रहा उसे राशन या पेट्रोल ना दिया जाए।